नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रमाकांत आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल द केमिस्ट्री विद डॉक्टर रमाकांत में स्वागत करता हूं। छात्रों, इसके पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा कि कोलॉस का नियम क्या होता है, उसके उपयोग क्या हैं तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को भी हल करना सीखा। छात्रों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चल रहे हैं और आज इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे बैटरियाँ क्या होती हैं और बैटरियाँ कितने प्रकार की होती हैं तथा उनके उपयोग क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। छात्रों, शुरुआत करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा छात्रों, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए छात्रों शुरुआत करते हैं। बात करते हैं कि बैटरियाँ क्या होती हैं। छात्रों, बैटरियाँ एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें एक या एक से अधिक सेल श्रेणीबद्ध तरीके से जुड़े होते हैं। वही छात्रों हमने लिखा है और जो छात्रों हमने लिखा है आप ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट के तौर पर उतार लें। इतना संक्षेप में आपको इतना बेटर नोट्स नहीं मिलेंगे छात्रों। तो चलिए छात्रों बात करते हैं कि बैटरी क्या होती है। वही हमने लिखा है छात्रों, वह व्यवस्था जिसमें एक या एक से अधिक सेल श्रेणीबद्ध रहते हैं बैटरी कहलाती है। इनका व्यावसायिक उपयोग होने के कारण इन्हें व्यावसायिक सेल भी कहते हैं। बैटरी मूलतः गैल्वेनिक सेल हैं जो रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। इसलिए बैटरियों को विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखा जाता है। बैटरियों को मुख्यतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: प्राथमिक बैटरियां या सेल, द्वितीयक बैटरियां या सेल तथा ईंधन सेल। बात करते हैं प्राथमिक बैटरियां कि प्राथमिक बैटरियां क्या होती हैं। प्राइमरी बैटरीज या सेल। छात्रों, यह बैटरियां सिर्फ एक सेल की बनी होती हैं, अर्थात इसमें सिर्फ एक सेल होते हैं, जबकि अन्य सेलों में हम बात करेंगे, आगे भी चलेंगे। प्राथमिक बैटरियों में सिर्फ एक सेल होता है और इन बैटरियों में रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक ही बार और एक ही दिशा में संपन्न होती है तथा कुछ समय के पश्चात निष्क्रिय यानी डेड हो जाती हैं। इन्हें पुनः आवेशित यानी रिचार्ज कर करके, यानी जो इलेक्ट्रिक देकर रिचार्ज कर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, अर्थात इन्हें पुनः आवेशित कर प्रयोग में नहीं लाया जाता। इसलिए ये अनुत्क्रमणीय गैल्वेनिक शेल होते हैं, यानी इरिवर्सिबल गैल्वेनिक शेल होते हैं। इनके मुख्य उदाहरण हैं शुष्क व मरकरी सेल। तुम्हारे पाठ्यक्रम को ध्यान से रखते हुए छात्रों हमने शुष्क सेल के बारे में अच्छे से समझाया है और चित्र भी बनाया है। समझिए, चलिए शुष्क सेल क्या होता है। चित्र से समझने की कोशिश की, बहुत संक्षेप में बता दे रहा हूँ और बहुत संक्षेप में हमने लिखवाया भी है। शुष्क सेल में क्या होता है छात्रों, जो सेल आप टॉर्च में, खिलौनों में और जो दीवार की घड़ियों में यूज करते हो, जरा उसे कल्पना कीजिए और देखिए, जरा सोचिए, फिर हम बताते हैं साजना क्या होती है। उसमें बाहर की तरफ एक जिंक की कप होती है, जिंक का एक पात्र होता है, जैसे हमने लिखा है जिंक कप। ये पूरी बाहर की तरफ जिंक कप होती है और उस जिंक कप में ग्रेफाइट की बीच में छड़ पड़ी होती है और ग्रेफाइट छड़ के चारों ओर चूर्णित मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का पेस्ट भरा रहता है और इस पेस्ट के बाद जस्ट कागज की एक छिद्र लेयर लगा दी जाती है जो ये बनी हुई है और इसके पश्चात अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का पेस्ट भर दिया जाता है। इसमें जिंक की कप एनोड की तरह कार्य करता है, अर्थात ये जिंक एनोड की तरह कार्य करता है, जबकि ये ग्रेफाइट की छड़ कैथोड की तरह कार्य करती है। और कैथोड यानी ये छड़, ये पूरा पार्ट कैथोड होता है और ये एनोड। तो कैथोड और एनोड के बीच हम कह सकते हैं अमोनिया और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा रहता है। तो वही छात्रों हमने लिखा है, जरा यहाँ पर जो लिखा है उसे समझने की कोशिश करें। क्या लिखा है, इस सेल में जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य भी करता है, यानी जिंक का ये पूरा पात्र है और ये एनोड का कार्य करता है। ये हमने लिखा है एनोड का कार्य। तथा पीतल की टोपी युक्त ग्रेफाइट की छड़ चारों ओर से चूर्णित MnO2 प्लस कार्बन से घिरी रहती है। ये पीतल की टोपी हमने लिखा नहीं, ये पीतल की टोपी है और ये ग्रेफाइट की छड़ है जो चारों ओर से MnO2 प्लस कार्बन से जो है घिरी हुई है, वही लिखा घिरी रहती है, कैथोड का कार्य करती है, अर्थात ये ग्रेफाइट की छड़ जो है कैथोड की तरह कार्य करती है। ओवरऑल ग्रेफाइट की छड़ ही नहीं, ग्रेफाइट की छड़ और ये मिश्रण पूरा जो है मिल करके रियल में ग्रेफाइट का कैथोड का कार्य करता है, समझ लीजिए। ठीक, आगे चलिए। क्या लिखा है, इलेक्ट्रोडों के बीच के स्थान को अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के नम पेस्ट से भर देते हैं, यानी इस पार्ट ये पूरा कैथोड वाला पार्ट कहलाता है, यहाँ से लगाकर इसके बीच में, यानी वास्तव में कैथोड होता क्या है, ग्रेफाइट की छड़ ही ओनली कैथोड नहीं होती है, ग्रेफाइट की छड़ प्लस ये MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट मिला करके पूरा एक कैथोड होता है, समझ लीजिए। तो कैथोड ये हो गया और कैथोड और एनोड के बीच में ये पेस्ट भरा जाता है जिसे अमोनियम क्लोराइड या जिंक
प्लस जिंक क्लोराइड का पेस्ट जो होता है। इस प्रकार की पूरी संरचना तुम्हारी क्या हो जाती है, शुष्क सेल की संरचना। इस प्रकार का शुष्क सेल होता है जो आपने देखा है। लेकिन जब हम उससे विद्युत प्राप्त कर रहे होते हैं, अर्थात जो वो कार्य करती है, तो कौन सी अभिक्रियाएं इलेक्ट्रोड पर कैसे होती हैं वो जरा समझते हैं। तो वही लिखा है, सेल की इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं निम्न प्रकार होती हैं जब हम उनसे इलेक्ट्रिक ले रहे होते हैं। एनोड पर जिंक आयनों में ऑक्सीकृत हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड ये है, कैथोड हमने बताया कि ये ग्रेफाइट की छड़ प्लस ये मिलकर के कैथोड बनता है। कैथोड पर क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस अमोनियम आयन जो तुम्हारे ये हैं, ऐसे अमोनियम आयन रिलीज हो जाते हैं, प्लस ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के हमको क्या बनता है, MN2O3, ठीक, यानी डाई मैग्नीशियम ट्राइऑक्साइड बन जाता है, प्लस अमोनिया रिलीज कर देता है, वाटर रिलीज होता है। इस प्रकार यह अपचयन अभिक्रिया हो जाती है। यह अभिक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है और इस अभिक्रिया में जो ये अमोनिया रिलीज होती है वो जिंक आयनों के साथ एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है जो होती है ये ZnNH3 का होल 4, यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, ये जो कि इसमें बना रहता है, जिसके कारण बाद में सेल जो है नष्ट होने लगती है, समझ लीजिए। तो इस प्रकार इसमें ये सेल अभिक्रियाएं होती हैं एनोड पर और कैथोड पर। इसको आविष्कार करने वाले के नाम से हम इसे लैक्लांसे सेल भी कहते हैं। और इसका उपयोग क्या होता है, हम इसका उपयोग टार्च, घड़ियों, खिलौनों व ट्रांजिस्टरों में करते हैं। तो चलिए छात्रों, अब आपने समझ लिया कि बैटरी क्या होती हैं, प्राथमिक सेल क्या होती हैं। अब बात करते हैं कि द्वितीयक सेल क्या होती हैं। छात्रों, अब डिस्कशन करते हैं कि द्वितीयक बैटरियां या सेल क्या होती हैं। छात्रों, हमने सब कुछ लिख दिया है, हम आपको बताते चलते हैं। छात्रों, वो बैटरियां जिनका उपयोग करने के पश्चात पुनः आवेशित करके प्रयोग में लाया जा सकता है, द्वितीयक बैटरियां या सेल कहलाती हैं। तो वही छात्रों हमने लिखा है, देखिए क्या लिखा है, द्वितीयक बैटरियों को उपयोग के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित कर फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है, इसलिए ये उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल हैं जिन्हें संचायक सेल भी कहते हैं। छात्रों, जैसे हमने प्राथमिक सेल के बारे में पढ़ा था कि उन्हें डिस्चार्ज होने के पश्चात पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, जबकि इन सेलों को हम डिस्चार्ज होने के पश्चात पुनः आवेशित कर करके प्रयोग में ला सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सेल दोनों दिशाओं में कार्य कर सकती हैं और इसीलिए हम इन्हें उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये विद्युत ऊर्जा को दे करके पुनः आवेशित किया जा सकता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा को स्टोरेज का भी काम करती हैं। इसलिए हम इन्हें स्टोरेज सेल या संचायक सेल भी कहते हैं। इनके मुख्य उदाहरण है लेड संचायक बैटरी या सेल, निकल कैडमियम संचायक सेल। छात्रों, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हम डिस्कशन करते हैं कि लेड संचायक बैटरी या सेल क्या होती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि लेड संचायक बैटरी, जो आजकल आप लोग सब लोग इन्वर्टर्स देख रहे हैं, अपने घरों में बैटरियां देख रहे हैं और वाहनों में जो बैटरियां लगी होती हैं छात्रों, वो लेड संचायक बैटरी ही मुख्यतः होती हैं। क्या होता है लेड संचायक बैटरी, चलिए समझते हैं। छात्रों, इस बैटरी में 3 से 6 सेल श्रेणीबद्ध रूप से जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, कई इलेक्ट्रोड आपस क्रम में अल्टरनेट क्रम से जुड़े हुए हैं, अर्थात वो प्रत्येक सेल होती हैं जो सेलें आपस में अल्टरनेट क्रम से जुड़ी होती हैं। इस सेल में एनोड स्पंजी लेड पीबी लेड का बना होता है। ये आप देखिए चित्र में, ये लेड छड़े हैं जो एनोड की तरह कार्य करती हैं, तथा कैथोड PbO2 की परत चढ़ी लेड का ग्रिड होता है। अर्थात जो ये छड़े हैं ये है लेड की छड़े, लेकिन इनके ऊपर लेड डाइऑक्साइड या लेड ऑक्साइड की एक परत चढ़ी हुई है, ठीक, यानी लेड के ग्रिड के ऊपर PbO2 की एक परत चढ़ी हुई है जो कैथोड का कार्य करती हैं। 38% H2SO4 विलयन विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। जो इसमें H2SO4 विलयन है 38, ये विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, अर्थात आयनों को आदान प्रदान करने का कार्य करता है। जब बैटरी उपयोग में होती है तो निम्न इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं होती हैं। बैटरी उपयोग का मतलब है छात्रों, जब हम बैटरी से ऊर्जा ले रहे होते हैं तो निम्न इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं होती हैं। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर लेड, जो एनोड का लेड होता है वो इस विद्युत अपघट्य के सल्फेट आयनों को लेकर के लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, अर्थात इस पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है। यह 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ आते हैं और कैथोड पर उपस्थित PbO2 विद्युत अपघट्य से सल्फेट आयनों और हाइड्रोजन आयनों को लेकर के ये लेड सल्फेट में
परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पर यह अभिक्रिया अपचयन कहलाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण किए जा रहे हैं। आप ओवरऑल आप जब अभिक्रिया देखेंगे तो आप जब जोड़ेंगे दोनों अभिक्रियाओं को तो आपको प्राप्त हो जाएगा कि लेड प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, क्योंकि सल्फेट आयन ये है, एक सल्फेट आयन ये है और 4H हाइड्रोजन आयन ये हैं, तो मिल करके वो 2H2SO4 बन जाता है। तो 2H2SO4 गिवन अवे 2PbSO4 प्लस 2H2O, अर्थात लेड सल्फेट बन जाता है। हम छात्रों यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि चाहे एनोड पर हो वहाँ भी लेड सल्फेट बन रहा है, कैथोड पर वहाँ पर भी लेड सल्फेट बन रहा है, लेड सल्फेट सॉलिड होता है। तो और हम कह सकते हैं कि एनोड और कैथोड दोनों पर जब हम ऊर्जा ले रहे होते हैं तो लेड सल्फेट जमा होता रहता है। और कैसे क्या होता है, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल कंज्यूम होता रहता है। तो हम कहते सकते हैं कि जब अभिक्रिया हो रही होती है, हम जब विद्युत ऊर्जा ले रहे होते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता व घनत्व दोनों धीरे धीरे कम होते रहते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल कंज्यूम हो जाता है, वो लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है लेड और PbO2 को लेकर के। वही हमने लास्ट में छात्रों नीचे लिखा है, देखिए क्या लिखा है, सेल का उपयोग करने पर H2SO4 की सांद्रता व घनत्व कम हो जाते हैं और बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब हमें क्या करना पड़ता है, अब इस बैटरी को पुनः आवेशित बाह्य विद्युत धारा के माध्यम से पुनः आवेशित कर लेते हैं और फिर से इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है। इसलिए इन्हें पुनः विद्युत धारा के माध्यम से आवेशित करने के कारण इन्हें स्टोरेज सेल भी कहा जाता है, अर्थात विद्युत धारा को स्टोरेज करने वाली सेल, यानी इसलिए हम इसे संचायक सेल भी कहते हैं। तो वही छात्रों हमने लिखा है डिस्चार्ज हो जाती हैं और दोनों इलेक्ट्रोडों पर PbSO4 जमा हो जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों पर यही जो है एनोड पर भी कैथोड पर भी PbSO4 जमा हो जाता है। बैटरी को पुनः आवेशित करने पर उपरोक्त अपक्रियाएं विपरीत दिशा में संपन्न होती हैं। जब हम पुनः आवेशित करेंगे तो ये अपक्रियाएं विपरीत दिशा में संपन्न हो जाएंगे, अर्थात लेड सल्फेट यहाँ पर एनोड पर लेड में परिवर्तित हो जाएगा और सल्फेट आयनों में, और यहाँ कैथोड पर सल्फेट लेड सल्फेट PbO2 प्लस सल्फेट आयनों हाइड्रोजन आयनों में परिवर्तित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तब यहाँ पर कैथोड एनोड की तरह कार्य करेगा और एनोड कैथोड की तरह कार्य करेगा, और उस समय सेल विद्युत अपघटनी सेल की भांति कार्य करती है, अर्थात विद्युत ऊर्जा देकर के हम रासायनिक अपक्रियाओं को कराते हैं। तो वही छात्रों आगे लिखा है, बैटरी को पुनः आवेशित करने पर उपरोक्त अपक्रियाएं विपरीत दिशा में संपन्न होती हैं, अर्थात एनोड व कैथोड पर जमा PbSO4 क्रमशः लेड व PbO2 में बदल जाते हैं। अर्थात ये अपक्रियाएं जब हम आवेश देंगे, पुनः रिचार्ज करेंगे, विद्युत धारा देंगे, तो पुनः अपक्रियाएं विपरीत दिशा में संपन्न होने लगेंगी और ये हमें पुनः लेड और PbO2 प्राप्त हो जाएगा और बैटरी पुनः चार्ज हो जाएगी और फिर से हम विद्युत धारा ले सकते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा फिर से हम इससे ले सकते हैं। और जब फिर लेंगे तो फिर यह प्रक्रिया ऐसे ही कार्य करने शुरू हो जाएंगी। ठीक छात्रों, तो आपने समझ लिया क्या है। तो यहाँ पर ये देखिए एक सिंपल हमने चित्र बनाया है जो आपको समझाते भी चले थे। यहाँ PbO2 कैथोड की तरह कार्य करता है और एनोड की तरह लेड की छड़ें जो होती हैं वो एनोड की तरह कार्य करती हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत भट्टी की तरह कार्य करता है, अर्थात वो आयनों के आदान प्रदान में सहयोग करता है। और इन सेलों का उपयोग किस में किया जाता है छात्रों, वाहनों में प्रयोग किया जाता है, जो वाहन होते हैं उनमें लगी होती हैं, पर इन्वर्टर की जो बैटरियां होती हैं उनमें भी इसको प्रयोग किया जाता है, लेड संचायक बैटरियों का। तो छात्रों अब बात करते हैं कि ईंधन यानी फ्यूल सेल क्या होते हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिए। छात्रों अब बात करते हैं कि ईंधन सेल यानी फ्यूल सेल क्या है। छात्रों ये ऐसे गैल्वेनिक सेल हैं जो हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन या एल्कोहलों की दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। तो वही छात्रों हमने लिखा है, जरा देखिए क्या लिखा है। ऐसे गैल्वेनिक सेलों को जिनमें हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एवं एल्कोहलों आदि जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहते हैं। इनके प्रमुख उदाहरण हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, प्रोपेन ऑक्सीजन ईंधन सेल व एथेनॉल ऑक्सीजन ईंधन सेल। जिसमें से सबसे सर्वोत्तम और उच्च दक्षता वाला ईंधन सेल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। छात्रों ईंधन सेल उच्च इफिशिएंट ऊर्जा के कन्वर्जन वाले सेल होते हैं, अर्थात हम इनमें दहन ऊर्जा, किसी भी ईंधन की दहन ऊर्जा को लगभग 75 से 80% विद्युत में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि अन्य विधियों द्वारा दहन ऊर्जा को लगभग
35 से 40% ही विद्युत में कन्वर्ट कर पाते हैं। अर्थात ईंधन सेल साधारण विधियों की अपेक्षा दुगने एफिशिएंट होते हैं। आपके पाठ्यक्रम को देखते हुए छात्रों हम समझा रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल क्या है और ये कैसे कार्य करता है, और इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग छात्रों अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में किया गया था। वो भी आज हम इस पर थोड़ा संक्षेप में डिस्कशन करेंगे। पहले समझते हैं कि होता क्या है, ये ईंधन सेल क्या है। छात्रों, इस ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, और दोनों गैसों की जब क्रिया कराते हैं तो हमें जल प्राप्त होता है। तो वही छात्रों हमने लिखा है, इस सेल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों के बुलबुलों को संरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोडों के माध्यम से सांद्र जलीय एनोयोज या केओज विलयन में प्रवाहित किया जाता है, जहां इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं निम्न प्रकार होती हैं। जैसे देखिए, हमने एक तरफ ऑक्सीजन लिया, एक तरफ हाइड्रोजन लिया, और बीच में 2 कार्बन इलेक्ट्रोड यानी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोडों को लगा दिया। ऑक्सीजन के पर क्या होता है, अपचयन होगा, और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होगा, और यह बीच में जो विलयन भरा हुआ है ये सांद्र एनओएच या केओएच का विलयन भरा होता है, जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। अब क्रियाएं क्या होती हैं, चलो पहले हम बात करते हैं कि एनोड पर क्या होता है। एनोड पर हाइड्रोजन गैस विद्युत अपघट्य के हाइड्रोक्साइड आयनों को लेकर के जल में परिवर्तित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। यह इलेक्ट्रॉन कैथोड पर ऑक्सीजन द्वारा ले लिए जाते हैं और ये हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, और यह प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है जब तक हम इसमें ईंधन देते रहते हैं, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देते रहते हैं, हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती रहती है और परिणाम स्वरूप हमें जल प्राप्त होता रहता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ओवरऑल समग्र सेल अभिक्रिया होती है 2H2 + O2 = 2H2O, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके हमें जल प्राप्त हो जाता है प्लस विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है। छात्रों, इलेक्ट्रोडों की अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए, जैसे ये इलेक्ट्रोड दिए हुए हैं, इनकी अभिक्रिया ताकि हम इजीली आसानी से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करें, इसलिए इनकी अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए कुछ धातु कैटलिस्टों का प्रयोग किया जाता है, जो प्लेटिनम या पैलेडियम या अन्य भी हो सकते हैं। तो वही छात्रों हमने लिखा है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए प्लेटिनम या पैलेडियम आदि धातु प्रेरकों को इलेक्ट्रोडों में समावेशित करते हैं, यानी इसी में समावेशित कर देते हैं, जिससे हमें विद्युत ऊर्जा आसानी से और इफिशिएंट मात्रा में प्राप्त हो सके। जब तक ईंधन की आपूर्ति होती है, से लगातार कार्य कर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता रहता है। और इस सेल का उपयोग क्या है छात्रों, अब हम बात करते हैं। जब पहली बार अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम किया गया तब इस सेल का उपयोग किया गया। वहाँ पर वैज्ञानिक इस सेल का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते थे, और जो जल निकलता था इस जल का उपयोग वो पीने के लिए करते थे। तो वही छात्रों हमने यहाँ पर लिखा है, उपयोग में क्या लिखा है, पहली बार इसका उपयोग अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया गया था। वर्तमान में इनका उपयोग वाहनों में प्रयोग के तौर पर किया जाता है, अर्थात अभी इनका प्रयोग चल रहा है। अगर ये हमें ज़्यादा सफल हुए, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत फ्लेमेबल गैस है और इसलिए इनको हम वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं। अगर ये सफल है तो वाहनों में ये साधारण जो बैटरीज होते हैं उनके स्थान ये ले लेंगी। और छात्रों, ये सेल लगभग प्रदूषण मुक्त होते हैं, अर्थात ये ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत हैं भविष्य के लिए। इसमें होने वाला प्रदूषण लगभग अन्य माध्यमों से जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है उनके अपेक्षा बहुत कम होता है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि लगभग प्रदूषण मुक्त विद्युत ऊर्जा देने वाले सेल होते हैं। ये सेल जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल है, ये तो लगभग निग्लिजिबल प्रदूषण क्रिएट ही नहीं करता, क्योंकि जो उत्पाद बनता है वो जल बनता है, और जल प्रकृति का जीवन है। जबकि अन्य सेल है, जैसे प्रोपेन ऑक्सीजन सेल व एथेनॉल ऑक्सीजन सेल में CO2 निकलती है, वो थोड़ा प्रदूषण कर सकते हैं, लेकिन फिर तो कन्वर्जन तो होगा ही, ऑक्सीकरण होगा तो कन्वर्जन होगा, लेकिन वो लगभग अन्य की अपेक्षा नेग्लिजिबल प्रदूषण रहता है। ठीक, तो ये छात्रों, ये सेल आगे भविष्य के लिए
ग्रीन ऊर्जा के रूप में प्रयोग किए जाएंगे, अर्थात ये प्रदूषण मुक्त होंगे और लगभग और एफिशिएंसी इनकी बढ़ाई जाएगी। लगभग इस समय एफिशिएंसी इनकी लगभग 75 से 80% है, यानी दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन की, और इसको बढ़ा करके हो सकता है 90 या 95% तक किया जा सके। तो हम कह सकते हैं लगभग हमको जितनी भी दहन ऊर्जा होगी वो संपूर्ण लगभग विद्युत ऊर्जा में हम परिवर्तित कर सकेंगे। विभिन्न वैज्ञानिक इन चीज़ों पर सर्च कर रहे हैं कि हम ईंधन सेलों की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और विभिन्न प्रकार के ईंधनों से हम विद्युत ऊर्जा इन सेलों के माध्यम से प्राप्त कर सकें। ठीक छात्रों, आपको कैसा लगा हमारा लेक्चर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।